बेंगलुरु टेस्ट मैच का ये चौथा दिन था एंड इंडिया ने आज का दिन शुरू किया था 231 फॉर 3 के स्कोर से। कल के दिन की लास्ट बॉल पे विराट कोहली को आउट किया था ग्लेन फिलिप्स ने एंड न्यूजीलैंड के लिए वो बहुत बड़ा मोमेंट था बिकॉज विराट कोहली आउट हो चुके थे एंड एक नए बैट्समैन के रूप में ऋषभ पंत को क्रीज पे आना था। एंड ऋषभ पंत बिकॉज आपको याद होगा कि नी इंजरी की वजह से वो फर्स्ट इनिंग्स के मेजर पोर्शन में विकेट कीपिंग भी नहीं कर पाए थे। सो इट वाज स्लाइटली एन एडवांटेज फॉर न्यूजीलैंड टीम कि ऋषभ पंत थोड़े से चोट की वजह से शायद उनका खेल थोड़ा सा लिमिटेड होता एंड सरफराज खान पे भी थोड़ा प्रेशर डाल के न्यूजीलैंड इंडिया को जल्दी आउट कर सकती थी। लेकिन आज के दिन की शुरुआत होते ही सरफराज खान ने जिस तरह से बैकफुट पे जाके अपने कट्स, अपने अपर कट एंड बेहतरीन क्रिकेट ब्रेन की वजह से गैप्स बहुत अच्छे निकाले सरफराज खान ने एंड बहुत ही अच्छे रन रेट में उन्होंने स्कोर किया। एंड धीरे धीरे जब ऋषभ पंत को भी कॉन्फिडेंस आने लगा तो ऋषभ पंत भी अपने शॉट्स खुल के खेलने लगे। उन्होंने एजाज पटेल के एक ओवर में 2 छक्के मारे, सऊदी को भी उन्होंने एक छक्का मारा, लेकिन जो सऊदी को उन्होंने एक और छक्का मारा नई बॉल आने के बाद, उसने इंडिया के लिए ये सेकंड इनिंग्स ज़्यादा चेंज करी। कैसे करी आगे बात करूंगा, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं सरफराज खान की। व्हाट अ प्लेयर, व्हाट अ टेम्परामेंट। एंड बहुत अच्छा लगा कि सरफराज खान को आज जो उनको अपॉर्चुनिटी मिली थी शुभमन गिल की चोटिल होने की वजह से, उन्होंने उसको बहुत अच्छे तरीके से बुनाया। जिस तरह से कल से ही उन्होंने इनिंग्स खेली, रोहित शर्मा का जब विकेट गिरा था सरफराज खान तब बैटिंग करने आए थे। फर्स्ट इनिंग्स में उनके 0 थे, लेकिन विराट कोहली के साथ जो उन्होंने पार्टनरशिप करी, विराट कोहली शुरू में थोड़ा बहुत फिजटी लग रहे थे, थोड़ा बहुत उनको इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था, लेकिन सरफराज खान ने आते ही बाउंड्रीज स्कोर करनी शुरू करी। स्ट्राइक रेट उनका बहुत अच्छा था एंड बहुत जल्दी उन्होंने अपनी 50 क्रॉस कर ली थी। उसके साथ उसकी वजह से विराट कोहली को भी अच्छे से कॉन्फिडेंस आया एंड विराट कोहली तो बहुत अच्छा खेल रहे थे। लेकिन आज जब सरफराज खान ने बैटिंग करी, ऋषभ पंत शुरू में थोड़ा सा डिफेंसिव खेल रहे थे, तो सरफराज खान ने उस टाइम पे न्यूजीलैंड पेसर्स पे प्रेशर बनाया। शुरू में टॉम लेथम ने ये प्लान बनाया कि फास्ट बॉलर्स के साथ अटैक करे सरफराज खान को, स्पेशली बैकफुट पे उनको धकेलने की कोशिश की। लेकिन जिस तरह से थर्ड मैन की तरफ, पॉइंट की तरफ जो रन्स बनाए हैं, जो चौके स्कोर किए हैं सरफराज खान ने, उसकी वजह से फर्स्ट सेशन इंडिया का हुआ था एंड फर्स्ट सेशन में कोई भी विकेट नहीं गिरी थी इंडिया की एंड न्यूजीलैंड को बिल्कुल ही समझ नहीं आ रहा था कि इस पार्टनरशिप को कैसे तोड़े। उसके बाद जब नई बॉल आई, नई बॉल पे टीम सऊदी को सरफराज खान की विकेट मिली, लेकिन उसके 1-2 ओवर बाद जब ऋषभ पंत ने एक लंबा छक्का मारा टीम सऊदी को एंड वो बॉल ग्राउंड के बाहर ही चली गई, उसके बाद एक और नई बॉल आई एंड ऐसा नहीं था कि जो दूसरी नई बॉल आई ये इंडिया के लिए किसी तरह से इनजस्टिस था, बिकॉज जो नई बॉल बाहर मारी थी ऋषभ पंत ने वो भी शायद सिर्फ 5 या 6 ओवर ही पुरानी थी। तो ये जो दूसरी नई बॉल आई, इसके बाद विलियम ओ'रॉर्क बॉलिंग पे आए एंड पहली बॉल पे उन्होंने ऋषभ पंत को 99 के स्कोर पे बोल्ड किया। उसके बाद उन्होंने टी से पहले के आखिरी ओवर में केएल राहुल को भी आउट कर दिया एंड इस इनिंग के बाद अब केएल राहुल पे बहुत प्रेशर बनने वाला है, स्पेशली ये देखते हुए कि सरफराज खान ने इस मैच में 150 स्कोर किया है। एंड अब जब अगले मैच में शुभमन गिल टीम में वापस आएंगे तो हर कोई ये सवाल करेगा कि क्या टीम मैनेजमेंट केएल राहुल को एक और अपॉर्चुनिटी देती है। केएल राहुल का वैसे अगर देखा जाए तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा समय से खराब फॉर्म से जूझ रहे हैं, लेकिन केएल राहुल के साथ ये देखा जा रहा है कि जब खुल के खेलने की बात आती है तो केएल राहुल बहुत अच्छा खेलते हैं। जिस तरह से उन्होंने कानपुर में खेल के दिखाया, बांग्लादेश के अगेंस्ट उन्होंने बहुत अच्छा स्कोर किया। उससे पहले जो वो इंग्लैंड के खिलाफ एकमात्र टेस्ट मैच खेले थे, उसकी फर्स्ट इनिंग्स में उन्होंने 87 कुछ रन्स बनाए थे, लेकिन सेकंड इनिंग्स में चेस करते हुए वो जल्दी आउट हो गए थे। उसके बाद इस टेस्ट मैच में भी जब थोड़ा टिक के खेलने की जरूरत थी तो वो उस तरह से प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाए। तो मेरे ओपिनियन में तो केएल राहुल को अगर अगला टेस्ट मैच मिल भी जाए तो वो इतना गलत नहीं होगा, बिकॉज यू हैव टू गिव चांस टू योर परफॉर्मिंग प्लेयर। जो प्लेयर्स परफॉर्म कर रहे हैं उनको मौका तो मिलना चाहिए। लेकिन अब एक तरफ होगी सरफराज खान की एक ऐसी इनिंग्स जहां पे उन्होंने टीम को मुश्किल सिचुएशन से उबारा है एंड 150 रन स्कोर किए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ पहली पारी का फेलियर और दूसरी पारी में भी सिर्फ 12 रन बनाए हैं केएल राहुल ने। ऐसा चांस था केएल राहुल के लिए जहां पे वो ना सिर्फ अपनी जगह सिक्योर कर सकते थे बल्कि टीम को भी एक अच्छी सिचुएशन में ले जा सकते थे, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाए। और अब टीम मैनेजमेंट के ऊपर प्रेशर बनेगा कि क्या केएल राहुल को अगले टेस्ट मैच में मौका मिलता है या नहीं। तो चलिए, ये तो बात हो गई अगले टेस्ट मैच की, लेकिन जो नई बॉल आई उसके साथ विलियम ओ'रॉर्क ने इंडिया के ऊपर प्रेशर बनाया है। उसकी वजह से क्या हुआ कि पहले ऋषभ पंत को उन्होंने बोल्ड किया, फिर उन्होंने केएल राहुल को आउट किया
एंड फिर उन्होंने जडेजा को भी आउट कर दिया। ये तीनों विकेट्स जो थे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, बिकॉज हमने अक्सर देखा है कि इंडिया पे जब प्रेशर पड़ता है तो जडेजा एंड अश्विन एक ऐसी जोड़ी है जो अक्सर इंडिया को उन सिचुएशन से बाहर निकालती है। लेकिन इस टेस्ट मैच में दोनों ही पारी में जडेजा नहीं चले हैं। अश्विन ने दूसरी पारी में फिर भी थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस दिखाया, लेकिन वो भी मैट हेनरी का शिकार हो गए एंड मैट हेनरी को दूसरी पारी में अपनी लाइन और लेंथ ढूंढने में एंड थोड़ा सा ग्रूव में आने में काफी टाइम लग गया। लेकिन न्यूजीलैंड ये मानना चाहेगी कि जो अंतिम के 3 विकेट्स मैट हेनरी ने लिए हैं वो बहुत ही क्रूशल थे, बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि टेल एंडर्स फंस जाते हैं एंड फ्रस्ट्रेट कर देते हैं बॉलिंग टीम को, जो कि टीम साउदी ने इंडिया के अगेंस्ट भी करके दिखाया था फर्स्ट इनिंग्स में। सिर्फ 4 ही बॉल्स डल पाई, बिकॉज उसके बाद बैड लाइट भी हो गई थी एंड कुछ ही 5-10 मिनट के अंदर बहुत तेज बारिश भी होने लगी, जिसकी वजह से दिन का खेल जल्दी खत्म करना पड़ा। ओवरकास्ट कंडीशंस थी, अगर 2-4 ओवर इंडिया को और मिल जाते तो हो सकता है इंडिया 1 विकेट और ले लेती। लेकिन अब कल का दिन बाकी है एंड सिर्फ 107 रन बनाने हैं न्यूजीलैंड को। इंडिया की बॉलिंग क्वालिटी ऐसी है जो 5वें दिन की पिच पे ये टारगेट चेस करने के लिए भी मुश्किल सिचुएशन में डाल सकती है। ऐसा नहीं होगा कि न्यूजीलैंड के लिए चेस आसान होगा, मुश्किल होगा, लेकिन न्यूजीलैंड के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। बिकॉज न्यूजीलैंड पे अक्सर ये बात की जाती है कि यार ये इन्होंने पहली बार वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीती तो थी, लेकिन ये अपने घर के बाहर जाके टेस्ट मैच नहीं जीतते हैं। तो ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है न्यूजीलैंड के लिए। एंड जिस तरह से उनके बॉलर्स ने परफॉर्म किया है, उनके स्पिनर्स तो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, एजाज पटेल से बॉल उतना अच्छा नहीं डल रहा था। अब न्यूजीलैंड के कैप्टन टॉम लेथम पे भी प्रेशर होगा। डेविन कॉनवे ने पहली इनिंग्स में बहुत अच्छी बैटिंग करी थी, सचिन रविंद्र ने अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, विल यंग ने भी ठीक ठीक बैटिंग करी थी। डेरिल मिचेल को अगर उनकी बारी आती है तो पहले तो होप करेगी न्यूजीलैंड की डेरिल मिचेल की बैटिंग ना आए, लेकिन अगर डेरिल मिचेल की बैटिंग आती है तो ही हैज टू स्कोर रन्स फॉर दिस न्यूजीलैंड टीम, बिकॉज ही इज वन ऑफ देयर प्रीमियर बैटर्स। उसके अलावा ग्लेन फिलिप्स तक अगर बात पहुंच जाती है न्यूजीलैंड की तो वो काफी मुश्किल में होंगे। तो ग्लेन फिलिप्स की बैटिंग ना ही आए तो न्यूजीलैंड के लिए यही बढ़िया होगा। इंडियन टीम ने फाइट बैक तो बहुत अच्छा किया है, लेकिन 2 चीजें, पहला तो 46 रन पे ऑल आउट हो जाना, और दूसरा सचिन रविंद्र और टीम साउदी की जो वो पार्टनरशिप थी वो इंडिया को अब खलने वाली है एंड खल भी रही होगी, बिकॉज वो बहुत रन करा दिए थे इंडिया ने। तो अब देखते हैं कि क्या कल बारिश आती है, और अगर बारिश नहीं आती है तो क्या इंडियन बॉलर्स कुछ करिश्मा कर दिखा पाते हैं या नहीं। तो लेट्स सी कि कल न्यूजीलैंड चेस कर पाता है या नहीं। ये वीडियो आपको कैसी लगी? नेक्स्ट टेस्ट मैच में अगर आपको चॉइस दी जाए सरफराज खान और केएल राहुल के बीच में, तो आप किसको चुनेंगे? ये सब मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए एंड वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए एंड ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।